नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह आज की खास खबरों पर पहले एक निगाह डालते हैं। प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा आज पीएम मोदी बिहार में थे और चुनाव की आहट के बीच उन्होंने एक तरीके से शंखनाद कर दिया चुनावी युद्ध का। पूरी खबर और साथ में बिहार को क्या क्या सौगातें मिली ये भी बताऊंगा। बिहार के साथ साथ आज यूपी को भी एक सौगात मिली। जो गोरखपुर और आजमगढ़ में अपराध के लिए कभी कुख्यात हुआ करते थे, अब वहां विकास रफ्तार पकड़ रहा है। किस तरीके से इन जगहों पर विकास हो रहा है ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज बारिश और बाढ़ की वजह से कहां कहां तबाही मची जरूर देखिएगा। क्या है मौसम विभाग का अलर्ट किन किन इलाकों के लिए, ये भी आपको पहले से बताऊंगा, सावधान करूंगा। और आज ईरान इजराइल के बीच युद्ध की खबर, कहां किसने किस पर हमला किया, कौन रिसीविंग एंड पर कौन डोमिनेट कर रहा है, वॉर से बिहार दौरा, सिवान की रैली में पीएम मोदी का लालू यादव पर हमला, कहा ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं, बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों में रखते हैं। मोदी इन लोगों के मन में दलित, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन लोगों के मन में दलित और पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं। बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वो बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों में रखते हैं और मैं बाबा साहेब को दिल में रखता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तो सौगात मिली। पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 8 कोच वाली ये नई वंदे भारत ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। ये वंदे भारत मुजफ्फरपुर, बेतिया और मोतिहारी होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। आज पटना से इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया और इस ट्रेन के आ जाने से उत्तर बिहार के लोगों को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिलेगी। आज पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जो 7 घंटे में गोरखपुर से पाटलिपुत्र का सफर तय करेगी। इस वक्त हम आपको इस ट्रेन की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से ये ट्रेन जो है वो चलने को तैयार है और नरकटियागंज, सगौली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, कप्तानगंज होते हुए अपना सफर तय करेगी। और अगर बात करें तो क्या इसकी खासियत है और कितना फायदा ये बिहार के लोगों को पहुंचाएगी, दिलीप सर ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रेन जो चलाई जा रही है कितनी बड़ी सौगात है। ये बहुत बड़ी सौगात है। बिहार में पहले भी हम लोग करीब 1 दर्जन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कर रहे हैं और बिहार से हावड़ा जाने के लिए, जमशेदपुर जाने के लिए, रांची जाने के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, इन सभी प्रमुख स्थलों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन चल रहा था। और लोगों की डिमांड थी कि एक ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए जो कि बापू की कर्मभूमि, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि के रास्ते जो है गोरखपुर तक जाए। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए यह पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही जो लोग इलाज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी कम समय में आरामदायक, सुविधाजनक ये ट्रेन है। और आपको अब अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि इस ट्रेन की खासियत क्या है। 8 डब्बे वाली ये वंदे भारत जो ट्रेन है पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। अगर इसे बात करें तो जीपीएस सिस्टम है, साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं। और अब अंदर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये जो ट्रेन है वो चलने को तैयार है। इसमें तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज ये पहली जो ट्रेन चल रही है पाटलिपुत्र से ये गोरखपुर जाएगी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी, 1 दिन ये ट्रेन नहीं चलेगी। अब आपको अंदर की तस्वीर हम दिखा देते हैं कि आज जब ये ट्रेन चलने को तैयार है तो तमाम सारे स्टूडेंट्स जो है, स्कूली छात्र, वो पहुंचे हुए हैं। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे हैं, वाईफाई है, ऑन बोर्ड खाना और पानी तो मिलेगा ही। इसके साथ ही जीपीएस आधारित जानकारियां भी जो है वो समय समय पे मिलती रहेंगी। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में नगर निगम ने बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और विभाग के बुलडोजरों ने इस इलाके में एक एक करके
1, 2 या फिर 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 6000 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। इस दौरान बुलडोजरों ने 56 फार्म हाउस तोड़ दिए। इन फार्म हाउस में कई तो बीजेपी विधायकों के ही हैं, तो कुछ पूर्व मंत्रियों के भी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने किसी भी अवैध निर्माण को छोड़ा नहीं। दरअसल ये अरावली रेंज की पहाड़ियां हैं, जहां अतिक्रमण करने के बाद अवैध निर्माण किए गए थे, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। मॉनसून आते ही पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ताजा घटना शिमला के जुब्बल कोट खाई में हुई, जहां पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया और इसके बाद सड़क एक जगह से पूरी तरह ऐसी खराब हुई कि आवाजाही के लायक नहीं बची। इस वजह से सड़क पर पूरा यातायात ठप है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है और अगले 5 दिनों तक पहाड़ों में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, मध्यम दर्जे का सतर्कता का अलर्ट जारी कर दिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 92 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के सालारपुर से शुरू होगा और गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा पर खत्म होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास के नए प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जा रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुरू होने से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। गोरखपुर एक्सप्रेसवे सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जिससे लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे क्यों खास है, वो कुछ तो मैंने आपको बताया, आप थोड़ा और डिटेल में जानिए। 92 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे ये होगा। गोरखपुर से आजमगढ़ की दूरी घटी, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो इलाका पहले जब कुख्यात होता था, अलग अलग तरीके के जरायम पेशा चेहरे यहां से लोग उनको पहचानते थे, अब यहां की पहचान विकास बन गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा लिंक एक्सप्रेसवे, ये दोनों कनेक्टेड होंगे। दिल्ली से गोरखपुर की दूरी कम हो गई, आजमगढ़ अंबेडकर नगर की दूरी भी घटी और 9 घंटे में नोएडा तक का सफर पूरा हो जाएगा। 3.5 घंटे में लखनऊ की दूरी नाप ली जाएगी। 7283.28 करीब 7284 करोड़ समझ लीजिए, इसमें बना ये लिंक एक्सप्रेसवे। और अगली खबर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने सीधे अखिलेश यादव और उनके परिवार को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि जब सत्ता में थे तो उन्होंने जाति के नाम पर लोगों को बांटा, लेकिन भला सिर्फ अपने परिवार का ही किया। कि हम विकास के बारे में सोचें। ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग जब भी सत्ता में आए, इन्होंने अपने परिवार की चिंता की, अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, केवल परिवार की चिंता की। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। देखो, निरुआ सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। यूपी के प्रयागराज में रेस्टोरेंट के बाहर बमबारी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश अब्दुल्ला के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब्दुल्ला ने रात को 11 बजे अटाला इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर बमबाजी की थी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई थी। आरोपी अब्दुल्ला की कई और मामलों में भी पुलिस को तलाश थी। अब्दुल्ला के बाद उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से आज क्लासरूम घोटाले में पूछताछ हुई। इस मामले में एसीबी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। आरोप है कि यह घोटाला 2000 करोड़ रुपए का है और दिल्ली के स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की कीमतें वास्तविक कीमतों से ज्यादा दिखाई गई थी। 2 दिन पहले इसी मामले में दिल्ली में ईडी ने भी 37 जगहों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया था। मनीष सिसोदिया ने चोरी करी है, उसने शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमने देखा जितने भी स्कूल में जाते हैं, 4 साल पहले वहाँ पे कड़ी टुकड़ी की छत डाली और उसमें दरारें आ गई हैं, पानी गिर रहा है, बच्चे क्लासरूम में बैठ नहीं सकते और जिस क्लासरूम की कीमत वो जिस रेट पे बनना चाहिए था उससे डबल ट्रिपल का
पैसे का भुगतान किया गया कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारी जांच चल रही है, सच सामने आएगा। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी ज़िंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को फांसी घर में शिफ्ट किया गया है। अली अहमद की बैरक से कैश और मोबाइल फोन मिलने के बाद जेल प्रशासन ने यह सख्ती की। इतना ही नहीं, अली अहमद की निगरानी के लिए अलग से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग हो रही है। जिस फांसी घर में अली अहमद को रखा गया है, वहां पर अब तक 14 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। और अब आपको बताता हूं कि आखिर इतना बड़ा एक्शन जेल प्रशासन ने लिया क्यों है। नैनी जेल में बंद है अतीक का बेटा अली। अली के साथ अतीक के 60 गुर्गे भी बंद हैं। गुर्गे 1 महीने में खा जाते हैं करीब 3 लाख का नाश्ता। रेड में सेल से मिले जो चीजें जो वहां से मिली हैं, उसमें कैश और मोबाइल फोन भी हैं। अली अहमद की बैरक से बहुत सारा प्रतिबंधित सामान भी मिला है। जून में जल प्रलय होगा तो जुलाई फिर क्या लेकर आएगी, क्योंकि आधे हिंदुस्तान में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। कई राज्यों में सैलाबी संकट मंडरा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। दुकान, मकान, खेत खलिहान सब प्रभावित हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। स्थितियां अभी ये हैं, जुलाई अभी आनी। आधे हिंदुस्तान में बारिश का आपातकाल। हिमाचल में दरका पहाड़। झारखंड में बिगड़े हालात। बादल फाड़ तबाही से हाहाकार। गुजरात से महाराष्ट्र तक हाहाकार मचा है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से त्राही त्राही मची है। आधे हिंदुस्तान में बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात के गांधीनगर में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई तो बोटाद में सैलाब कार को बहा ले गया। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रैक्टर उफनती नदी में बह गया। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते पेड़ एक कार पर आ गिरा। नासिक में भी गोदावरी नदी उफान पर है। झारखंड में ऐसा सैलाब आया कि मंदिर से लेकर पुल तक जो भी सामने आया सबको निकल गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आधे हिंदुस्तान में कुदरत कहर बरपा रही है। बारिश के बाद झारखंड के कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहां बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते चांडिल डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के सभी गेट खोल दिए गए। हालात हैं कि जमशेदपुर में नेशनल हाईवे 33 को बंद करना पड़ा। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं लातेहार की, जहां तेतरिया खांड नदी में बाढ़ आ गई। अचानक आए पानी से मिट्टी का कटाव हुआ तो नदी किनारे खड़ा एक ट्रक ही नदी में जा गिरा। आनन फानन में जेसीबी मशीन मंगवाई गई और ट्रक को खींचकर बाहर निकाला गया। ट्रक को तो समय रहते निकाल लिया गया, लेकिन इस बाइक सवार की किस्मत अच्छी नहीं थी। तस्वीरें झारखंड के ही चतरा की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इस दौरान जब एक बाइक सवार ने इसे पार करने की कोशिश की तो बाइक समेत वो बहने लगा। गनीमत थी कि मौके पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने बाइक सवार को तो बचा लिया, लेकिन बाइक उसकी पानी में बह गई। चतरा के पास ही हजारीबाग की तस्वीरें भी देखिए। भारी बारिश के बाद गिरुआ नदी में ऐसा सैलाब आया कि चंद्रू धाम सूर्य मंदिर का पूरा परिसर पानी पानी हो गया। पहली बारिश के बाद ही नदी में करीब 5 फीट से ऊपर का पानी चढ़ गया, जिसके बाद सूर्य मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था।
लगातार बारिश के बाद प्रशासन ने पहले ही मंदिर को खाली करवा लिया था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रू धाम मंदिर इस तरह पानी में डूबा नजर आएगा, ऐसा तो भक्तों को विश्वास नहीं था। झारखंड में लगातार हो रही बारिश का असर बंगाल में देखने को मिला है। बंगाल का पुरुलिया पानी पानी हो गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश के चलते दुकान, मकान, खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। दरअसल बंगाल का इलाका झारखंड से सटा है, इसीलिए ये इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। सैलाब का सितम अब बिहार के गया पर भी टूट रहा है, जहां भारी बारिश के चलते फल्गु नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़ा तो 6 लेन पुल के नीचे काम कर रहे 10 से 12 लोग पानी के बीच फंस गए। कुछ देर तक तो इन लोगों ने निकलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इसके बाद मदद की गुहार लगाई तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इतने लोगों को एक साथ बोट के सहारे बचाना मुश्किल था। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी डाली और एक एक करके सभी को बचा लिया। एसडीआरएफ की टीम ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बचाया, पुल के नीचे फंसे मवेशियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में कुदरत और कहर बरपाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पुर तहसील के गांव डोंगला में वेधशाला मौजूद है, जिसे वाराह मिहिर वेधशाला के नाम से जाना जाता है। इसे महान पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोजा था। यहां 21 जून को खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के करीब 300 वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आएंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान एक अत्याधुनिक तारामंडल ऑडिटोरियम और दूसरी सौगातें देंगे, जिसके जरिए मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर से उज्जैन आने वाले पर्यटक खगोल शास्त्र के बारे में बारीकी से समझ पाएंगे।